हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। लास्ट हमने जो बात की थी दैट इज जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। हमने जाना था कि न्यायिक समीक्षा आखिर क्या है, संविधान में क्या इसका प्रावधान किया गया है, नहीं किया गया है। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत न्यायपालिका के पास, जुडिशरी के पास क्या क्या शक्तियां हैं। और आज हम एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। समझेंगे कि कैसे जो न्यायाधीश है वे प्रोएक्टिवली तरीके से काम करते हैं और सोसाइटी में चेंजेस के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट्स के लिए या फिर ह्यूमन राइट्स के लिए, सिटीजन राइट के लिए आगे बढ़कर प्रयास करते हैं। उन सभी मामलों की चर्चा करेंगे, चाहे वह किसी भी सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के लिए अनिवार्य करना हो कि आपको नेशनल एंथम बजाना है, या फिर कई तरीके से आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो हाईवे है, स्पेशली नेशनल हाईवेज की बात करें तो वहां पे 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आखिर कैसे कर पाता है, नियम बनाने का काम अगर पार्लियामेंट का है तो ये काम न्यायपालिका कैसे कर रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक और मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि हुआ क्या था, एक बार स्पाइस जेट जो विमान है ना, स्पाइस जेट में क्या हुआ था कि एक विकलांग जो व्यक्ति है, बोर्डिंग पास था और एयरलाइंस की जो गाइडलाइंस है वह ये कहती है कि जिस व्यक्ति के पास बोर्डिंग पास है उसको आप उस जगह पर जहां वो जाना चाहता है उसके बाहर निकाल कर ही छोड़ेंगे आप, है ना। लेकिन उसमें क्या हुआ, तो उस विकलांग व्यक्ति का पास देखकर भी उसको मना कर दिया और रीजन बता दिया विकलांग है। मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां पे न्यायपालिका ने क्या आदेश दिया, उन सभी मुद्दों की हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को बता दूं कि अभी विश्वास दिवस का स्पेशल ऑफर, और आज 15 मार्च लास्ट डेट है बच्चों। जो भी बच्चे चाहते हैं ऑफर को अवेल करना, तो आप सभी एप्लीकेशन पर जाकर इन बैचेस पर ये जो डिस्काउंट आपको अभी मिल रहा है वो अवेल कर सकते हैं। जैसे कि संकल्प 4.0 आपका 10,000 का है, प्रहार 2.0 7 एंड प्रारंभ जो कि आपका 3 ईयर बैच प्रोग्राम है, 3 ईयर का बच्चों जो कि यूपीएससी के ऐसे बच्चे जो कि कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बैचेस 30,000 का है और ये 3 ईयर का प्रोग्राम है, 3 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को। ये आपके लिए टेलीग्राम का पीडीएफ, टेलीग्राम पे पीडीएफ और क्लासेस का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। सो टेलीग्राम के लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, या तो बारकोड को स्कैन कर लें, फिर मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला सर्च कर लीजिए, आप यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सो देखो, बेसिकली हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म का अर्थ क्या है, इसके पहलू क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो लास्ट हम बात कर चुके हैं न्यायिक समीक्षा की, तो न्यायिक समीक्षा के साथ बच्चों हम इसकी तुलना कर लेंगे कि आखिर जो हमने रिव्यू पढ़ा, जुडिशियल रिव्यू, एंड आज हम जो एक्टिविज्म की बात करेंगे, आखिर इन दोनों चीजों में समानता या फिर असमानता जो है वे क्या है। हम इन दोनों को एक तुलना, एक कंपैरिजन करेंगे, इसका अर्थ औचित्य क्या है, इसका कारण क्या है। इसके अलावा हम इसको उत्प्रेरक की बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज है, आखिर ऐसे कौन कौन से नागरिक समूह है, अधिकार समूह है जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए न्यायपालिका को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा न्यायिक को लेकर क्या क्या आशंकाएं हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, है ना। हम इन लिमिटेशंस पर भी बात करेंगे एंड लास्ट हम देखेंगे न्यायिक सक्रियता के साथ साथ न्यायिक संयम, ठीक है। तो आपको यहां पर 2-3 चीजें मिल रही होंगी। एक तो आपको मिल रहा है न्यायिक सक्रियता, है ना। हम यहां पर बात करेंगे न्यायिक संयम की, और एक और पॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज न्यायिक समीक्षा। सबसे पहले इन शब्दों से मैं आपसे शुरू करती हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, सो फर्स्ट, सबसे पहले बना लो एक फिगर, देन हम इसमें लिखते हैं 3 आपके पॉइंट्स हैं। पहले हम एक्टिविज्म की बात करेंगे, ठीक है। अब सभी में जुडिशियल है तो ये तो हम हर जगह नहीं लिखेंगे, तो जुडिशियल के साथ सारे वर्ड्स को कनेक्ट कर लेना। यहां पर हम एक्टिविज्म की बात करेंगे, सक्रियता की, है ना। तो ये जो न्यायिक सक्रियता है वह क्या हो गया, इसको देखेंगे। सेकंड हम बात करेंगे, एक वर्ड होता है ओवररीच, एक वर्ड होता है ओवररीच, इसको हम देखेंगे। ओवररीच दैट मीन्स अतिरेक। चूंकि रिव्यू हम देख चुके हैं, सो रिव्यू से कंपैरिजन बाद में कर लेंगे।
एक तीसरा वर्ड जिसको कि हम कहेंगे जुडिशियल रेस्ट्रेंट, न्यायिक संयम, है ना। हम इन तीनों शब्दों को सबसे पहले समझते हैं। अब देखो, सो बच्चों जब हम बात यहाँ पर करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब तो आप समझ रहे हो, जैसे कि हम कहें कि भाई कोई बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा है, दैट मीन्स वो अपने प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सही तरीके से भी पढ़ रहे हैं, अपना फुल पोटेंशियल लगा रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा वो आगे जाकर मतलब बाकी लोगों से कंपैरेटिवली आप बहुत बेस्ट तरीके से चल रहे हो। तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें, सो व्हाट इज एक्टिविज्म, व्हाट इज एक्टिविज्म, सीधी सी बात है, एक्टिविज्म दैट मीन्स जुडिशरी का प्रोएक्टिव रोल। इतनी इंग्लिश में दिक्कत तो है नहीं, है ना। जुडिशरी या न्यायपालिका का प्रोएक्टिव तरीके से काम करना, है ना, न्यायपालिका का सक्रिय होकर काम करना। तो न्यायपालिका का जो रोल है, जुडिशरी का जो रोल है, वह कैसा है। एक तो रोल आपका हो सकता है कि आप बस हैं लेकिन खत्म टाइप के हैं, कि नहीं कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं। जैसे कि मैं अपने चारों तरफ के लोगों को जो देखती हूँ, उनको बेवजह किसी ना किसी चीज़ की चिंता रहती है। काम नहीं करना है, पता है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन उन्हें बस बेवजह की चिंता ही खाई जा रही है कि नहीं यूपीएससी कैसे होगा, उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक्टिवली तरीके से बच्चों करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, है ना। भले आप सोचे कि नहीं मैम 1100 सीट हैं, आप तो गलत बोल रही हैं, 1100 सीट है तो कैसे सब बच्चों, अरे भाई जो ज़्यादा बेस्ट होगा वो हो सकता है, जो ज़्यादा बेस्ट होगा बाकी बच्चों से कंपैरेटिव। नामी कंपटीशन है, नामी प्रतिस्पर्धा, और वो भी जब देश की सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा हो, देश का सबसे बड़ा कंपटीशन है, तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा। मैं देखती हूँ ऑफलाइन में बच्चों, आप देखेंगे कि 18 और 19 ईयर का बच्चा है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मुझे नहीं पता आपका क्या सोचना है, कि अगर आप 18 और 19 साल के हैं, आपको पता है कि आपको 21 साल में पेपर देना है, 21 ईयर आपका एज होगा, तब उसके बाद ही आप यूपीएससी के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। इतना तो आपको पता होना, मिनिमम एज 21 है। 17-18 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका दिमाग बिल्कुल भी उस वक्त परिपक्व नहीं होता है। हाँ, अगर आप थोड़ा थोड़ा अपनी क्लास के साथ, कॉलेज के साथ, अपनी 11-12 के साथ, उन सभी चीज़ों को भी तो ठीक से करना है, स्कूल लाइफ भी तो ठीक से जीनी है। एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा है, मैम मैं 9th क्लास में हूँ, मैं प्रिपरेशन कर लूँ क्या। अब ऐसे स्टूडेंट को क्या आंसर दिया जाए, मैम मैं 5th क्लास में हूँ, प्रिपरेशन कर लूँ क्या। तो ऐसे भी बच्चों आप सोचिए कि आप 10 साल के लिए एक प्लान बना रहे हैं, पॉसिबल सी चीज़ है कि आप 10 साल उतना एक्टिवली, अरे इतना भी नहीं है, यूपीएससी का सिलेबस डेफिनेटली बहुत वास्ट सिलेबस है, बट इतना भी नहीं कि 10 साल करो इसको। और जब आप बच्चे होते हो, मैं स्पेशली ये लाइन उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ ऑफलाइन में, जो मैं फील कर पा रही हूँ, मैं वो आप सभी से शेयर कर रही हूँ, कि जो बच्चे ऐसे हैं ना, जिन्हें लग रहा है कि नहीं मैं 17 साल का हूँ, मैं 18 साल का हूँ, आप में उतनी देश दुनिया की समझ है नहीं, खुद को थोड़ा सा समय दो। जो स्कूल और बाकी सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हो उसको करो, उसको अच्छे से करो, उसके साथ जो समय मिल रहा है थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। आपको नहीं पता कि आप जब 11-12 करेंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप उस दौरान आपका दिमाग किस तरफ जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए कि आप पहले ही कहीं जॉब करने लगे, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लाइफ है, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। तो 17-18 साल से अगर कर रहे हो कि भाई नहीं सीधा जाना, ऑफलाइन क्लास करना है, आप में कुछ समझ नहीं है, सीरियसली होता है। यकीनन मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं बच्चों में, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अपने घर पे रह के पढ़ना चाहिए, सीरियसली। चलिए खैर आगे चलते हैं। सो प्रोएक्टिव तरीके से जो जुडिशरी का रोल है बेसिकली, है ना, वो एक्टिविज्म कहलाएगा। सो न्यायिक सक्रियता की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि आखिर ये जो फ्रेज है ना, ये कहाँ पे कॉइंड हुआ था, कहाँ पे ये जो फ्रेज है वह बना, या शुरुआत कहाँ से हुई ये सब धारणा की। तो अमेरिका के एक इतिहासकार रहे जिनका नाम आर्थर शेलिंगर जूनियर था। आर्थर शेलिंगर जूनियर, उनके द्वारा बेसिकली ये जो वर्ड है एक्टिविज्म है वो दिया गया था 1947 में। ठीक है, 1947 में। एंड इसका मतलब होगा विलिंगनेस ऑफ अ जज टू स्ट्राइक डाउन द एक्शन ऑफ द अनदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के किसी अन्य अंग के द्वारा मान लीजिए कोई नियम बनाया गया है, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देना, उसको उस विधि को खत्म कर देना, या फिर कोई नई विधि के लिए प्रयास करना। ठीक है, सो अमेरिका में विकसित हुई, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और समाज में न्याय को बढ़ाने के लिए चूंकि आगे बढ़कर भूमिका निभाता है। तो जुडिशरी इसको क्यों कर रहा है, ताकि वह लोगों के जो अधिकार हैं, नागरिक अधिकार,
व न्याय की पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। नागरिक अधिकार व न्याय हेतु आगे बढ़कर काम कर रहा है। न्याय हेतु आगे बढ़कर काम करना मतलब प्रोएक्टिवली तरीके से काम कर रहा। सो नागरिक अधिकार व न्याय हेतु आगे बढ़कर कार्य करना, है ना। समटाइम्स जानते हो उसको क्या कह दिया जाता है? इस सक्रियता को बच्चों न्यायपालिका की गतिशीलता भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? गतिशीलता, है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म को गतिशीलता से भी जोड़ दिया जाता है। अच्छा देखो, जैसे कि मैं बताती हूँ इसका एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल इसका है जैसे कि आर्टिकल 21 की हम बात करें। किसकी बात करें? हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल है आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी को शामिल करना। अरे ये काम तो पार्लियामेंट का था ना, ये काम तो किसका था? पार्लियामेंट का था। तो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी को शामिल करना, यूपीएससी ये बात पूछ चुका है। मैं आपको फंडामेंटल राइट में इसको करा भी चुकी हूँ। तो अगर राइट टू प्राइवेसी या जो निजता का अधिकार है, ठीक है, इसको अगर शामिल किया गया तो बेसिकली ये क्या हो गया? ये आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का तरीका हो गया। और देखो बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म करता क्या है? देखो जैसे क्या होता है कि जैसे कि आप घर परिवार में देखो कि मान लीजिए 4 भाई बहन है, केवल एक काम कर रहा है और वो बहुत एक्टिवली तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। बाकी लोगों को भी कभी न कभी थोड़ी सी शर्म आ जाती है, वो भी अपने दायित्वों को निभाने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि न्यायपालिका क्या कर रही है कि बाकी लोगों का भी काम कर दे रही है, वह विधायिका और कार्यपालिका का भी काम कर दे रही है। तो ऐसे में विधायिका कार्यपालिका अपने कर्तव्यों को मानने के लिए, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये काम है जुडिशियल एक्टिविज्म का, ठीक है। सो ये देख लो, एक क्वेश्चन। अच्छा, एक हमने एग्जांपल ये देखिए। इसके अलावा एक और बात देखो कि आखिर ये होता कैसे है। इसके उदाहरण तो हमने देख लिए। इसके अलावा जैसे कि जनहित याचिकाओं की बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, तो जनहित याचिकाओं के माध्यम से भी तो न्यायपालिका कोई आदेश दे देता है। जनहित याचिका के माध्यम से भी तो कोई आदेश दे देता है कि ये काम जो है वह ऐसा होना चाहिए, इसकी विधि जो है वह ऐसी बननी चाहिए, है ना। तो अगर ये कर रहा है या फिर ये संविधान की व्याख्या कर रहा है, तो जनहित याचिका और संवैधानिक व्याख्या, जनहित याचिका और संवैधानिक व्याख्या, है ना, ये बेसिकली इसके क्या हो गए? 2 टूल्स हो गए। क्लियर हुआ? 2 टूल्स हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल और समझाती हूँ, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म की हम जब बात करेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, न्यायिक सक्रियता। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता रही हूं। एक वाद, जैसे कि मामले नहीं आते, जैसे कि केशवानंद था, वैसे ही एक मामला था जीजा घोष का। सुश्री जीजा घोष बनाम भारत संघ मामला, बनाम भारत संघ मामला। अब जानते हो ये मामला आखिर क्या था? इन्होंने कटाया एक टिकट, इन्हें जाना था गोवा और ये थी विकलांग। सुश्री जीजा घोष जो हैं, ठीक है, इन्हें कहाँ जाना था? गोवा जाना था और ये विकलांग थी। तो ये क्या थी? विकलांग थी। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब ये फ्लाइट में बैठी तो फ्लाइट वालों ने क्या किया कि इनका बोर्डिंग पास चेक किया, और जैसे ही बोर्डिंग पास चेक किया इनको देखा और उनको नीचे उतार दिया, फ्लाइट से नीचे उतार दिया। इन्हें गोवा में एक सम्मेलन में भाग लेने जाना था किसी समूह की तरफ से, तो वो बेसिकली क्या किया इन्होंने कि ये नहीं ले पाई, तब इन्होंने क्या किया, और देखो जब इनको पैसे भी वापस दिए गए ना, तब कैसे दिए गए, मतलब 1500 रुपए काट के दिए। और ये मामला था स्पाइस जेट का। बाद में जब न्यायपालिका में इन्होंने याचिका दायर की, तब न्यायपालिका ने स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस दिया, और जब इनको उतारा गया था
तब इनसे ये कहा गया था विकलांगता के कारण उतारा जा रहा है। ठीक है, तो क्या विकलांग व्यक्ति को सफर करने का गतिशीलता का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है गतिशीलता का अधिकार। क्यों? हमें संविधान में आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता तो है ना। तो अब संसद के पास इतना समय नहीं है, संसद के पास वो तरीका नहीं है कि अगर ये मुद्दा आया वो उस पर तुरंत निर्णय दे सके। ऐसे में क्या कर रहा है? न्यायपालिका इस चीज को देख रहा है। तो न्यायपालिका हुआ कि नागरिकों के अधिकारों की ही तो बात हो गई, तो नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए, सब तक न्याय की पहुंच के लिए यहां पे क्या हुआ कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कि विकलांग है, इन्हें भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, सम्मान व गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। सम्मान व बच्चों, जब आप इस तरह की चीजें लिखते हैं ना, इस तरह के पॉइंट्स लिखते हैं मेंस में, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक बच्चे ने केवल जुडिशियल रिव्यू लिखा है कि ये इसका महत्व है, ऐसे ऐसे होता है, और एक बच्चे ने इसको लिखा कि जीजा घोष बनाम भारत संघ मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विकलांगों के अधिकार है सम्मान व गरिमा के साथ जीवन जीने के। ठीक है, जैसे कि हम शामिल नहीं करते कि भाई राइट टू, केवल आपको फिजिकली चीजें एक्सेस हो जाए केवल उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर एक मनुष्य है तो उसकी गरिमा है और उसको गरिमा, डिग्निटी, स्वाभिमान, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो ये मामला है। अब देखो, तो कहीं ना कहीं हमारे राइट्स का जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रहा है, जो कि यूपीएससी ने 2023 में भी पूछा था कि हमारे अधिकारों का बढ़ना है ना, जो हमारे अधिकारों का विस्तार, स्पेशली आर्टिकल 21 जिसमें कि राइट टू लाइफ की बात की गई है, ये किसमें शामिल है? जीने की बात जब हम करेंगे, जीने मरने की जो बातें हैं वह आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है आपका राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। इसमें आपका सम्मान के साथ जीने का अधिकार और विकलांगों के अधिकार की जो बात है वह की गई। सो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। क्लियर है इतना? अब आगे चले, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूं व्हाट इज जुडिशियल ओवररीच। व्हाट इज जुडिशियल ओवररीच? ओवररीच मीन्स, रीच का मतलब तो हमें समझ में आता है, बट ओवररीच जहां पहुंच नहीं है उससे भी ज्यादा पहुंच से भी आगे बढ़ना, भाई ओवर रीच है उसकी, तो है ना। ये ओवर रीच का मतलब क्या दिखा रहा है कि अब आप यहां तक तो चलो ठीक था मामला, यहां तक तो आवश्यकता थी इसलिए आप सक्रिय थे, अब तो आपने हड़प लिया एक तरह से। हम उस वर्ड का यूज कर लेते कि जैसे मान लो कि अब ठीक है, अपने घर तक तो डिसिप्लिन करना ठीक ही था, है ना, लेकिन ज्यादा ही लोगों में अमिताभ बच्चन और परंपरा प्रतिष्ठा था, आपने पड़ोसी पे भी लागू कर दिया, जबकि पड़ोसी का काम था कि वो अपने घर पे ये चीजों को लागू करता, बट आप ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, आपने वहां पे उसके बच्चों को आप समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं, आपका अनुशासन में ऐसे जीना है। तो यहाँ पे ये ओवररीच की भूमिका यहाँ कौन निभाएगा? यहाँ पे न्यायपालिका निभाएगा कि जो काम अब कार्यपालिका विधायिका का था वो उसको नहीं करने देंगे, तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, उसमें इंट्रोगेट कर रहे हैं, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे कि इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, एक मूवी आई थी जॉली LLB 2 करके, जॉली LLB 2। कौन था इसमें हीरो, नायक कौन था भाई? जॉली LLB 2 मूवी आई थी, और इस मूवी पर वैसे तो भाई सेंसरशिप लगाने का काम उस अथॉरिटी को था जिसको संविधान ने या फिर जिसको संसद ने ये अधिकार दिया है, पावर दिया है। सेंसरशिप बोर्ड अलग से बने हुए हैं, बट यहाँ पर जो सेंसरशिप लगाई गई ना, सेंसरशिप मतलब प्रतिबंध कर देना, और यहाँ पर जुडिशियल सेंसरशिप हुई बच्चों। जुडिशियल सेंसरशिप मीन्स न्यायपालिका ने क्या किया, कुछ इसके लगभग 4 से 5 जो सीन है उसको कट करने का आदेश दिया, क्योंकि इस मूवी में कानूनी पेशे का मजाक उड़ाया गया था, इसलिए याचिका दायर हुई थी। कानूनी पेशे का काम किसी और का था, कर रही है न्यायपालिका। कानूनी पेशे का मजाक उड़ाया गया था, और इस आधार पर एक जो रिट है या जो पिटिशन है वो दायर की गई। अच्छा, या फिर कहीं से अगर स्वतः संज्ञान भी ले लिया ना
या तो रिट पिटीशन हो या तो फिर स्यू मोटो कॉग्निजेंस हो, मतलब खुद भी देखकर ये न्यायपालिका चाहे। तो ऐसा नहीं है, कई लोग क्या करते हैं कि चीजें चल रही है चलने दो, गलतियां चल रही हैं चलने दो, बट हम क्या करेंगे, हम उन गलतियों को देखेंगे बट हम सुधारेंगे नहीं। आपका क्या अप्रोच है? क्या आपको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो आप बोलेंगे, उसमें नहीं बोलेंगे? मैं तो बोलती हूँ पर्सनली, भले उसमें सुधार हो ना हो बट बोलना मेरा काम है ना। तो यहां पर क्या हो गया कि ये जो ओवररीच का काम है, जॉली एलएलबी मूवी को क्या किया, कानूनी पेशे का चूंकि मजाक उड़ाया गया था इस पे, इस आधार पर सेंसरशिप जो है वह जुडिशरी के द्वारा लगाया गया था। 4-5 सीन ऐसे थे, जुडिशियल सेंसरशिप हो गई। एक और एग्जाम्पल देखो, इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जो राजमार्ग होते हैं ना, राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में, चूंकि शराब, एक्सीडेंट, अपराध कई हो रहे थे, राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी। शराब की दुकानें या शराब के ठेके, दुकानों पर प्रतिबंध। काम तो ये संसद का था, विधायिका का था, कार्यपालिका इसको देखती, लेकिन यहाँ पे न्यायपालिका को ये काम कर रहा है ताकि जो अपराध हैं उनको रोका जा सके। तो समाज की प्रगति के लिए वो क्या कर रहा है, वो विधायिका और इन सब चीजों में भी इंटरफेयर कर रहा है। तो जुडिशरी इसमें इंटरफेयरिंग कर रहा है, किसमें, ओवररीच में। क्या हो रहा है बच्चों, जो न्यायपालिका है, ओवररीच का मतलब है न्यायपालिका द्वारा विधायिका व कार्यपालिका, विधायिका व कार्यपालिका के, विधायिका व कार्यपालिका के क्षेत्रों में या कार्यों में हस्तक्षेप करना। सीधा इंटरफेयरिंग वर्ड जो है वह याद रखो, हस्तक्षेप करना है। ठीक है, क्लियर है? अब बेसिकली ओवररीच प्रभाव किस चीज का है, तो जब विधायिका और कार्यपालिका लापरवाही दिखाती है और खुद अपना काम नहीं करती, तब ऐसे में इस तरह के जो काम है वह किसको करने पड़ जाते हैं, वह करने पड़ जाते हैं न्यायपालिका को। किसको करने पड़ जाते हैं, न्यायपालिका को करने पड़ जाते हैं, है ना। तो यहां पर देखो, अच्छा एक बात और सुनो, जैसे कि एक और मामला आया था जो कि था श्याम नारायण चौकसी का मामला। एक और एग्जाम्पल देखो, एक तो एग्जाम्पल हमने यहां देख लिया है ना, एक एग्जाम्पल और समझो। मामला था, ये बात प्रीलिम्स में भी पूछी गई है, देख लेना, श्याम नारायण चौकसे मामला 2016 का है ये मामला, ठीक है, 2016। और इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो भी सिनेमा हॉल हैं, मूवी चलती है जहां पर, तो इसमें शुरू में जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, किसने लिखा था, हमारे देश का राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा था, हमने किस रूप को अपनाया, कब अपनाया, सारी चीजें कमेंट करके बताओ। श्याम नारायण चौकसे मामला 2016 में किस सिनेमा में फिल्म शुरू होने के पहले शुरू में राष्ट्रगान को बजाना बेसिकली अनिवार्य कर दिया। अब ये काम तो संसद का था, बट ये काम तो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। संसद का था ना, पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कर रहा है। तो बेसिकली ये प्रभाव किस चीज का है, तो विधायिका और कार्यपालिका जब अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती है, तब एक तरह से, जैसे कि न्यायिक सक्रियता हमने देखा था कि दबाव, एक प्रेशर जो है वह क्रिएट कर रही है कि ये संस्थाएं अपना काम से ठीक से करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे कि मान लीजिए अगर एक घर में 2 लोग हैं, कोई एक ज्यादा जिम्मेदारी उठा रहा है, वो आपकी भी जिम्मेदारी उठा रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक शर्म महसूस होगी कि चलो मैं भी अपना काम खुद कर लूं, है ना। तो वहां पर ये क्या कर रहा है कि न्यायपालिका बेसिकली समाज सुधार में अपनी भूमिका निभा रहा है। वह देख रहा है कि जब समाज बदल रहा है तो न्यायपालिका को भी बदल देना चाहिए। समाज बदल रहा है तो देखो, और इसमें मेन चीज जानते हो कि चाहे हम एक्टिविज्म की बात करें, चाहे हम रिव्यू की बात करें, चाहे हम बात करें कि जो आपका जुडिशियल ओवररीच है, इन तीनों चीजों में जो सेम बातें हैं वो ये हैं कि बेसिकली इसमें न्यायपालिका का मानना ये है कि समाज बदल रहा है ना, प्रगतिशील समाज हो रहा है, और न्यायपालिका में स्पेशली जो न्यायाधीशों की सोच है, ध्यान रखना न्यायाधीशों का काम है न्याय करना, जो विधि है उसके अनुसार न्याय कर देना, बट वो अब विधि भी बना रही है, विधि की प्रक्रिया भी चेक कर रही है।
तो ये चीज वो एक्स्ट्रा कर रही है ना कि नहीं हम संविधान की व्याख्या करेंगे, संविधान की व्याख्या अपने तरीके से कर दी न्यायपालिका ने, संविधान के शब्दों को अपने ढंग से पढ़ा, जैसे कि हमने समीक्षा में बात की थी कि संविधान को कैसे पढ़ा जाएगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ये बात देश का न्यायपालिका बताएगा कि आखिर संविधान को कैसे पढ़ा जाना है, किस बात का क्या अर्थ निकालना है। इसलिए यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा था कि संविधान का लास्ट इंटरप्रेटर या अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है, तो संविधान का व्याख्याकर्ता कोर्ट है, न्यायालय है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो न्यायाधीश अपनी भूमिका जो है बेसिकली इसमें निभा रहे हैं। अब एक और आपका बच गया, दैट इज रेस्ट्रेंट। ठीक है, इसको और मैं आपको बता देती हूं कि जुडिशियल रेस्ट्रेंट या संयम जो है आखिर वह क्या है। न्यायिक संयम, संयम शब्द से क्या समझ में आता है? संयम शब्द से क्या आपको बैलेंस समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये जो अवधारणा है जुडिशियल रेस्ट्रेंट की, ये अवधारणा कहती है कि भाई संतुलन बना लो, कार्यपालिका का काम कार्यपालिका करे, न्यायपालिका का काम न्यायपालिका, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूं आपसे, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, और विधायिका का काम विधायिका करे। तो इनमें बीच में क्या हो, परस्पर संतुलन हो, इनमें क्या हो, एक संतुलन की बात की जाती है, बैलेंस की बात की जाती है कि इन तीनों अंगों में परस्पर जो एक समन्वय है, एक जो संतुलन है वह बना रहे। संतुलन को बिगाड़ने का काम तो एक्टिविज्म, ओवररीच जैसी चीजें कर रही थी ना, जैसी अवधारणाएं कॉन्सेप्ट कर रहे थे। जुडिशियल संयम की अगर हम बात करें, जुडिशियल रेस्ट्रेंट की अगर बात करें, तो ये तो बात कर रहा था कार्यपालिका विधायिका। जहां नियम बनाने का काम होगा वहां न्यायपालिका नहीं आएगी, न्यायपालिका क्या करेगी? अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण भी बताती हूँ। ठीक है, सो बैलेंस अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, बैलेंस बनाना 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में, तो न्यायाधीश क्या कर रहे हैं? अच्छा, अगर एक लाइन में आपको समझाना हो तो न्यायाधीश स्वयं की शक्तियों का सीमित प्रयोग, स्वयं की शक्तियों का सीमित प्रयोग, सीमित प्रयोग, सक्रियता नहीं, सीमित प्रयोग की बात कर रहा है। जब सीमित प्रयोग करेगा बस उसको जुडिशियल रेस्ट्रेंट कह देंगे। ठीक है, मैं आपको इसमें कुछ, या फिर हम ये कह दें कि नीतियों को तय करने का काम जब ये विधायिका पे छोड़ दें, जुडिशियल रेस्ट्रेंट क्या है? या फिर दूसरा इसमें हम ये कहें कि नीतियों को निर्धारण करने का काम, नीतियों को निर्धारण करने का काम, नीतियों के निर्धारण करने का काम विधायिका पर छोड़ दे। आगे समझ में? छोड़ रहा है, खुद को सीमित कर रहा है, छोड़ रहा है, खुद को सीमित कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका न्यायिक समीक्षा, माफ कीजिए, न्यायिक संयम। ठीक है, क्लियर है इतना? ये तीनों शब्द क्लियर हो गए? एक दो क्वेश्चन आ जाओ जरा। निम्न कार्यों पर विचार करते हुए, अब गलत मत करना बिल्कुल भी, निम्न कार्यों पर विचार करते हुए बताएं कि यह किससे संबंधित है? संविधान निर्माताओं का मूल आशय, पूर्व के मामलों के निर्णय, न्यायालय को नीति निर्माण का कार्य दूसरे के लिए छोड़ देना चाहिए, वे अपने निर्णयों के द्वारा नई नीतियों की स्थापना करने की प्रवृत्ति से स्वयं को रोकते हैं, और वे दृढ़ता से संविधान के प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेते हैं। ये किससे संबंधित है? क्या हम इसको सक्रियता कह दें, क्या हम इसको संयम कह दें, क्या हम इसको समीक्षा कह दें, या फिर हम इसको सेपरेशन, शक्ति पृथक्करण कर दें, सेपरेशन ऑफ पावर कह दें? आखिर हम इसको क्या कह सकते हैं? इस वर्ड, इनको आप क्या मानोगे? ये सारे काम क्या एक्टिविज्म में आएंगे?
क्या ये सारे जो काम है वे आपके रेस्ट्रेंट में आएंगे या फिर आपके रिव्यू में आएंगे? आप देखिए शब्दों में क्या समझ में आ रहा है, या फिर आपका सेपरेशन ऑफ पावर में आएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, जब रूल्स के आधार पर अगर काम करना है, अगर रूल्स के बियॉन्ड जाना है, रूल्स के आगे जाना है, आगे जाने के लिए तो भाई ओवर रीच और एक्टिविज्म है। अगर रूल्स के आगे जाना है तब तो एक्टिविज्म है, तब तो रिव्यू है। अगर आपको रूल्स के साथ काम करना है तब आप, अगर रूल्स के साथ काम करेंगे तब क्या करेंगे बच्चों? रूल्स के साथ काम करेंगे, इसका मतलब है कि आप अपना क्या कर रहे हैं? सीमित संविधान के प्रावधान। तो संविधान का एक प्रावधान कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें वह कहता है कि जुडिशरी का काम है कि भाई आप न्याय करो, विधियों को अगर उल्लंघन हो रहा है उसको समझाओ, उसका कानून के उल्लंघन को रोको, है ना। तो ये जुडिशरी का काम है। एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो लेजिस्लेटिव, विधायिका ने जो नीति बना दी है, जो विधायिका ने नीति बना दी है उसका पालन कराने का काम एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। कौन कौन आएगा कार्यपालिका में? भूल तो नहीं गए कहीं पुराना? और न्यायपालिका का काम है कि भैया न्याय करो। तो इसमें क्या है, एक जो संतुलन है वह बना रहेगा। जब तक बच्चों संतुलन की बात होगी तब तक बात होगी न्यायिक संयम की। सो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यायिक संयम। क्यों होगा? क्योंकि देखो संविधान निर्माताओं का मूल आशय क्या था? मूल आशय था, जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तब तो हम सक्रियतावाद और बाकी चीजों पे आ जाएंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे कि मूल आशय क्या था, पूर्व के मामलों के निर्णय को देखेंगे कि पहले मामले कैसे सुलझाए गए। अगर हम पहले की नहीं, ये सारे निर्णय अब नहीं होंगे, पहले ऐसा होता होगा, अब ऐसा नहीं होगा। जब अब ऐसा नहीं होगा, ये वाली जो बात है वह एक्टिविज्म वाली बात है। हम उन्हीं नियमों के आधार पर काम करेंगे, तो ये वाली बात क्या हो गई? ये जुडिशियल न्यायिक संयम की बात हो गई, है ना। नीति निर्माण का कार्य दूसरों के लिए छोड़ देना, विधायिका के लिए छोड़ रहा था। अगर हम ये कहें विधायिका के लिए छोड़ रहा था तब तो संयम ही हुआ ना। अगर विधायिका का काम भी कर देता तब एक्टिविज्म नहीं हो जाता। अपने निर्णय द्वारा नई नीतियों की स्थापना करने की प्रवृत्ति, या तो ये प्रवृत्ति बढ़ जाती तो गलत हो जाता, इस प्रवृत्ति से खुद को रोकते हैं, रोक रहे हैं ना। और संविधान के प्रावधानों के आधार पर, जो संविधान में है उसके आधार पर, अगर संविधान की व्याख्या वह कर दे, नए तरीके से नए निर्णय ले ले, वो बात अलग हो जाएगी। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? एक और प्रश्न, न्यायिक सक्रियतावाद। अब आपको यहां बताना न्यायिक सक्रियतावाद, इसके संदर्भ में क्या क्या जो है वह सही होगा, ठीक है। इसके संदर्भ में ध्यान से पढ़ना, आराम आराम से पढ़ूंगी मैं। न्यायिक सक्रियतावादी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विधिक मामलों पर विधि निर्माण के लिए अपनी इच्छा का प्रयोग करते प्रतीत होते हैं। अपनी इच्छा का प्रयोग, अपनी इच्छा का प्रयोग मतलब रूल्स के बियॉन्ड चले गए। बियॉन्ड मीन्स आगे, है ना। रूल्स के बियॉन्ड जाना, रूल्स के नियमों के या विधि के आगे जाना, विधि या नियमों के आगे जाना। न्यायालय को नीति निर्धारण का कार्य दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। जब दूसरों के लिए छोड़ने की बात हो रही थी तब क्या हो रहा था? दूसरा हम इसमें से हटा दें, दूसरों के लिए छोड़ दो, तब तो ये संयम वाली बात हो गई, है ना। वे अपने निर्णय द्वारा नई नीति की स्थापना करने की प्रवृत्ति से स्वयं को रोकते हैं, ये भी इसमें नहीं हुआ। न्यायाधीशों को अन्यायपूर्ण कृत्यों के प्रतिकार के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, विशेष रूप से जब सरकार के अन्य अंग इस दिशा में प्रयास नहीं करते। एक मामला था, शायद पटना बिहार के शिक्षक जो है वह कर रहे थे, स्पेशली महिला शिक्षिका जो है वो शायद वेतन के लिए, सैलरी के लिए, ऐसा कुछ मामला था, मुझे याद नहीं आ रहा वो मामला क्या था। तो यहाँ पर पुलिस ने क्या किया था? महिलाओं पे लाठीचार्ज कर दिया था। पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज, और इस मामले में न्यायाधीशों के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था। इस मामले को सुलझाने के लिए कार्रवाई की गई। न्यायाधीशों ने क्या कि स्वतः संज्ञान, मतलब अब जरूरत नहीं है कि कोई और जाए। देखो आप न्यायपालिका कब जा सकते हो बच्चों? आप कोर्ट कब जा सकते हो? आप कोर्ट तब जाओगे जब आपके अधिकार हो। ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है, इसके साथ गलत हुआ था तो तभी आप जा रहे हो। आप PIL जैसी चीजें आ गई,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, एक याचिका आपने दायर कर दी कि भाई बच्चों से जो है वह काम कराया जा रहा है, छोटे बच्चे जो है वह कारखाने में काम कर रहे हैं, ये आपने एक याचिका दायर कर दी। टेलीग्राम से भी आया, आपने ऑनलाइन मैसेज भी भेजा है, वो भी PIL में आ जाएगा। मतलब जो जनहित के लिए हो, सार्वजनिक हित से संबंधित हो PIL, तो अब PIL हो गया कि इस पर्सन की तरफ से कोई व्यक्ति आ सकता है। तो न्याय की पहुंच बढ़ रही है ना, नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। इसके अलावा एक और तरीका है कि भाई कोर्ट जो है वह स्यू मोटो कॉग्निजेंस कर ले। स्यू मोटो दैट मीन्स स्वतः संज्ञान ले लिया न्यायाधीश ने और स्वतः खुद देखा कि वह सड़क से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी रास्ते में, उन्होंने आके उसमें डिसीजन दे दिया, तो उनकी भावनाएं आ गई ना। अब ये नहीं है कि वो आंख पे, उन्होंने कहा कि कानून की आंख पे पट्टी बंधी है, इसका मतलब वो अंधा नहीं है। कानून की आंख पे पट्टी का मतलब वो अंधा नहीं है, अब वो देख सकता है। तो यहाँ पे स्वी मोटो कॉग्निजेंस बस इसी पे आधारित है। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर रहा है? स्वतः संज्ञान ले रहा है। कोर्ट क्या कर रहा है? स्वतः संज्ञान ले रहा है। स्वतः संज्ञान लेना मतलब खुद जाकर उस मामले को देख रहा है। सो यहाँ पर न्यायिक सक्रियता क्या है? किससे जुड़ गया ये? 1 और 2, 2 और 3 तो हटा ही दो, 2 और 3 तो हटा ही दो, सभी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 है ना, 1 और 4। चलो, न्यायिक संयम के मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ। न्यायिक संयम आखिर क्या है, उसके बाद न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच में हम एक फर्क देखेंगे, है ना। लेकिन पहले क्या करो, आप थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। अब देखो, इन एग्जाम्पल्स में है राजस्थान बनाम भारत संघ मामला। इसमें न्यायालय ने क्या कहा था? देखो, संयम है, इसका मतलब जैसे कि अभी एक और मामला, आप आर्टिकल 44 की बात करेंगे। आर्टिकल 44 क्या है? UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें कई तरह की जो PIL जो याचिकाएं हैं वह दायर की गई। केंद्र सरकार ने कहा कि चूंकि ये जो है वह DPSP में आता है, अगर ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं आ रही कि मैम ये क्या लिख रही हैं, आपको सख्त रिविज़न की ज़रूरत है। रिविज़न नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। रिविज़न नहीं करोगे, अगर आपने 1 साल पहले क्या पढ़ा था, क्या पढ़ रहे थे, याद है क्या? नहीं याद है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता बच्चों, रिवीजन करना ही पड़ेगा, है ना। सो याद रखना। तो UCC क्या है? DPSP क्या है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व ये लागू नहीं किए जा सकते न्यायपालिका के द्वारा। और इसमें आएगा 44, तो क्या इसको लागू कर देगा? तो न्यायपालिका से केंद्र सरकार कह रहा है कि इन याचिकाओं को स्वीकार ही मत करो, खारिज कर दो। ये क्या हो गया? न्यायिक संयम की बात हो गई या फिर संविधान की बात हो गई। तो एक मामला था राजस्थान बनाम भारत संघ मामला, और इसमें न्यायालय ने एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका आप दायर कर सकते हो, तो जरूरी थोड़ी है न्यायपालिका इस पे एक्शन ही ले। उसने याचिका को खारिज किया, ये कहा कि राजनीतिक प्रश्न शामिल था, राजनीतिक प्रश्न शामिल था, इसलिए वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही एक और मामला था SR मुंबई बनाम भारत संघ मामला, और इसमें यह कहा कि कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां की राजनीतिक तत्व ज्यादा प्रधान है और यहां पे न्यायिक समीक्षा की संभावना नहीं होती। तो अगर राजनीतिक प्रश्न है तो संसद सुलझाए, राजनीति सुलझाए, विधायिका सुलझाए, है ना, राज्य की विधायिका देखे, जो स्टेट लेजिस्लेशन है या सेंट्रल वो इस चीज को देखे, तो न्यायपालिका यहां से क्या करे? अपना हाथ खींच दे, लेकिन नहीं, हम इस याचिका को नहीं सुनेंगे, इसमें राजनीतिक प्रश्न है। और राजनीतिक प्रश्नों के लिए जैसे कि आलोचना भी की जाती है, आगे हम बात करेंगे न्यायिक सक्रियता की, उसमें यह कहा जाता है कि क्या न्यायपालिका के पास उस राजनीति का ज्ञान है या कार्यपालिका का ज्ञान है। जैसे कि कार्यपालिका जो नॉलेज रखती है कि अगर हमने इसको लागू किया तो उसके क्या प्रभाव होंगे, क्या वो सारी चीजें न्यायपालिका जानती है? नहीं जानती, तो वो निर्णय ना दे। ये कहना कार्यपालिका और विधायिका का हो गया। अब देखो, एक और केस था अलमित्रा H पटेल बनाम भारत संघ मामला। इस केस में था कि दिल्ली में स्वच्छता के मुद्दे पे कहा कि नगर निगम को निर्देश दिया जाए। तो नगर निगम को निर्देश देना ये काम किसका है? कार्यपालिका का है। ये स्थानीय स्वशासन का मुद्दा है ना, सरकार का मुद्दा है। अगर तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये न्यायालय का काम नहीं है नगर निगम को ये आदेश दे कि वह बुनियादी कार्य कैसे करे या उसकी कठिनाइयों को कैसे दूर करे। तो न्यायालय अधिकारियों को केवल ये निर्देश दे सकता है कि वे विधि के द्वारा सौंपे गए कार्यों के अनुरूप कर्तव्यों का निर्वहन करे। अब न्यायपालिका को कुछ मान लो कठिनाई आ रही होगी, नगर निगम को कठिनाई आ रही, वो कठिनाई न्यायपालिका कैसे दूर कर देगा भाई? मान लो फंडिंग की प्रॉब्लम है, राजनीतिक प्रश्न हो गया,
फंडिंग की प्रॉब्लम है, कोई पार्टी की प्रॉब्लम हो गई, कैसे आखिर इनको सरकार की प्रॉब्लम है, सरकार के पास पैसा नहीं दे रही, या कुछ भी तरीके हो सकते हैं ना कि यहाँ पे लोग नहीं है जो काम कर सके, इनको वेतन नहीं मिला इसलिए सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम सब न्यायपालिका कैसे सुलझाएगा एक आदेश के द्वारा? तो इसको लागू करने के लिए तो विधायिका कार्यपालिका चाहिए। तो अलमित्रा का केस, बॉम्बे केस और राजनीतिक प्रभाव वाला राजस्थान का केस, ये 3 केस ऐसे हैं। इसके अलावा 2-3 केस और है, वो भी समझो। एक केस था आर्टिकल 356 का। व्हाट इज आर्टिकल 356? हमने याद करो आपातकाल पढ़ा था। आपातकाल में हमने 356 की बात की थी, इमरजेंसी में आर्टिकल 356। इसमें शक्तियों का प्रयोग करके इसमें क्या था कि इसमें भी राजनीतिक प्रश्न माना गया, और न्यायमूर्ति अहमदी थे, उन्होंने कहा कि राजनीतिक निर्णयों के परीक्षण के लिए न्यायिक रूप से जो प्रबंधनीय मानदंड है उनको विकसित करना टफ है। अगर न्यायपालिका ऐसा करेगा तो राजनीतिक क्षेत्र में वह प्रवेश कर जाएगा और राजनीतिक विवेक को प्रश्नगत करना होगा, जिससे न्यायालय को इससे बचना चाहिए। न्यायालय बच गया, दूसरे के कार्य को नहीं कर रहा है, इसका मतलब संयम हो गया है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक और केस देखो। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे A.S. आनंद, और उन्होंने क्या किया कि न्यायिक सक्रियता को कहा कि ये तो न्यायिक दुस्साहस है ना, ये एडवेंचरिज्म है, ये जुडिशियल एडवेंचरिज्म है, ये न्यायिक क्या है, ये दुस्साहस की बात इन्होंने कर दी। और इन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि हम सक्रियता को दुस्साहस बना बैठे। दुस्साहस का मतलब क्या होगा कि भाई तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ, मतलब ये तो मेरा रूम था, आने का दुस्साहस कैसे, उसका मतलब क्या है कि जहां आपकी एंट्री नहीं थी वहां आप एंट्री ले रहे हो। सो दुस्साहस ना बन जाए, इसके लिए आवश्यक क्या है कि न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में सतर्कता और आत्मानुशासन का पालन करे। और न्यायिक सक्रियता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है इसकी अप्रत्याशितता। ठीक है, और अगर न्यायाधीश आत्मसंयम का अभ्यास नहीं करेंगे तो प्रत्येक न्यायाधीश स्वयं में ही एक कानून बन जाएगा और व्यक्तिगत इच्छाओं पर निर्देश जारी करेंगे, जिससे अराजकता पैदा हो जाएगी कि भाई मैं जा रही थी, मुझे बुरा लग गया जाते जाते कि रास्ते में ये गरीब बच्चे खेल रहे हैं, फिर सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता कि कुछ नहीं जानती कि वो क्या था, प्रॉब्लम क्या नहीं थी, गए और एक आदेश पारित कर दिया। हो सकता है जो देखा वो सही भी ना देखा हो। तो यहाँ पर क्या कि भावनाओं के आधार पर जब आप कानून या आदेश पारित कर दे, वो समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा। और अगर मान लो उस आदेश का पालन, अब न्यायपालिका ने आदेश दिया, भाई मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, है ना। अगर न्यायपालिका के आदेश को मानना पड़े, न्यायपालिका ने ऐसा आदेश दे दिया जिसको मानना संभव नहीं है, परेशानी होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, A.S. आनंद ने कहा कि न्याय जो सक्रियता है वह दुस्साहस नहीं बनना चाहिए, और व्यक्तिगत इच्छाओं को आप कानून में नहीं थोप सकते, वरना हर एक न्यायाधीश जहाँ खड़ा है वही जजमेंट दे दे, जहाँ खड़ा है वही जजमेंट दे दिया, कानून बन गया। ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पर ये न्यायिक संयम के कुछ उदाहरण हो गए। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? काफी कुछ हमने समझ लिया है ना। चलिए क्वेश्चन भी देखा, मेंस का क्वेश्चन दिखाती हूँ। न्यायिक विधान क्वेश्चन देखना, यूपीएससी ने मेंस में पूछा था, ये 2020 का प्रश्न है, 14 का प्रश्न है। पहले 2020 का प्रश्न देखते हैं। न्यायिक विधान भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। न्यायिक विधान मतलब न्यायपालिका जो विधि बना रही है वो शक्ति पृथक्करण के विपरीत है। सो इस संदर्भ में कार्यकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना करते हुए बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं दायर करना उचित है। क्या उचित है, ये प्रश्न चिन्ह है। आपको बताना है कि क्या ऐसी याचिकाएं हुई, आपको कुछ केसेस के नाम लिखने हैं, जैसे कि आप दिल्ली नगर निगम का इसमें मामला लिख सकते हैं, आप इसमें दिल्ली नगर निगम का मामला भी लिख सकते हैं। आप इसमें बताएं कि हाँ डेफिनेटली इस तरह के जो मामले हैं वह क्या कर रहे हैं, हमारे संविधान की मूल भावना है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपना अपना काम करें, पर जब जुडिशरी इन दोनों का काम करने लग रही है तो डेफिनेटली ये आप इसका पॉजिटिव पक्ष भी लिखें कि भाई याचिकाएं, चूंकि इन द लास्ट हम देखेंगे तो न्यायपालिका ही तो हमारे संविधान का संरक्षक है, हमारे फंडामेंटल राइट का संरक्षक है। अगर आर्टिकल 21 में जो लिस्ट है अगर बच्चों में बढ़ती जा रही है, उस लिस्ट के पीछे कारण क्या है, न्यायपालिका की जो निर्णय दिए गए हैं, जो जजमेंट्स हैं, वो हमें हमारे अधिकार बढ़ा रही हैं, है ना। तो
तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम देखेंगे कि ये जो याचिकाएं, अब लोग किस तरफ देख रहे हैं, न्यायपालिका की तरफ ही देखते हैं। लोकतंत्र जिंदा रहे इसके लिए वह न्यायपालिका की तरफ, संसद की तरफ कम, न्यायपालिका की तरफ ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि फाइनली आपको न्याय चाहिए। आप पार्लियामेंट में जाके चिल्लाओगे, कहाँ मांगोगे न्याय, सोचो। तो न्यायपालिका, कोर्ट के पास आप जा रहे हैं न्याय मांगने, क्योंकि संविधान में ये दायित्व संविधान के संरक्षण का, लोकतंत्र और मूल अधिकारों के संरक्षण का काम न्यायपालिका को सौंपा गया है। तो आप इसमें एक्टिविज्म की लिखें, एक्टिविज्म के कुछ केसेस जरूर लिखें। एक्टिविज्म लिखो, चाहे रेस्टोरेंट लिखो, चाहे रिव्यू लिखो, जुडिशियल रिव्यू, इन सभी में जब तक केसेस, जब तक एग्जाम्पल्स नहीं लिखोगे तब तक व्याख्याएं नहीं आएंगी बच्चों। व्याख्याओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप केसेस का नेम लिखें, तभी अच्छे आंसर्स मिलते हैं, तभी अच्छे नंबर्स मिलते हैं, है ना। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन भी बताती हूँ, है ना। अभी एक ही क्वेश्चन देखो। अब देखो, हमने न्यायिक संयम की तो बात कर ली, अब थोड़ा सा हम न्यायिक अतिरेक यानी ओवररीच की भी बात कर ले। ओवररीच का केस क्या है? जैसे कि अब मैंने अभी आपको बताया श्याम नारायण चौक से मामला 2016 में, कि भारत के सिनेमा घरों में फीचर फिल्म जब शुरू हो, सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया कि भैया राष्ट्रगान चला लो, है ना। और ये तर्क दिया, यह निर्देश राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 से आगे जाना है, क्योंकि ये अधिनियम, देखो जब विधि के लिए आप विधि से आगे जा रहे हैं। मैं एक आर्टिकल बताती हूँ, शायद आर्टिकल 142 है ना। उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ जो हैं वह सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं कि वह अगर अन्याय हो रहा है तो वह विधि के आगे जाकर न्याय कर सकता है। हाल ही में एक केस हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, उसमें CJI और बाकी जो थे उन्होंने ये कहा, बाकी वरिष्ठ न्यायाधीशों ने, कि सुप्रीम कोर्ट और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वह न्याय के लिए न्याय से आगे जाएगा। इस लाइन को तो भाई लिख ही लो। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है? न्याय हेतु न्याय से आगे जाना या विधि से आगे जाना। न्याय हेतु विधि से आगे जाना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे कि एक विधि बनी है जिसमें की बात की गई है, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। उसमें कहा गया था कि अगर कपल्स के बीच में डिवोर्स होना है तो उसमें 6 मंथ का एक कूलिंग पीरियड होगा, 6 मंथ का एक कूलिंग पीरियड होगा, ठीक है। उसमें ना बीच में ये टाइम दिया जाता है कि अगर 6 मंथ में भी आपके रिश्ते ठीक नहीं होते हैं, है ना, तब आपको डिवोर्स दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप डिवोर्स फाइल करने गए, गुस्से में छोटी सी बात पर लड़ाई हुई थी कि चाय नहीं मिली थी, गर्म ठंडी हो गई थी, है ना, और उसमें क्या किया कि आप डिवोर्स देने पहुंच गए, तो ऐसे तुरंत के निर्णयों से बचता है। तो यहाँ पर क्या है कि बीच में एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है। हो सकता है तब तक एहसास हो जाए भाई ना हो डिवोर्स, है ना, क्योंकि हमारे समाज में पारिवारिक संस्थाओं को बचाना, किसी का घर बचाना एक अच्छा काम माना जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई भी गुंजाइश नहीं है, 1% भी गुंजाइश नहीं है। और अगर नहीं है तो ये जो 6 मंथ का पीरियड है, इस 6 मंथ के कूलिंग पीरियड को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है, तुरंत डाइवोर्स कर सकता है। उसने देख लिया कि प्रॉपर कारण है और न्याय यही होगा कि तुरंत डाइवोर्स होना चाहिए, न्याय यही होगा। और इसलिए कूलिंग पीरियड ये बाकी हाई कोर्ट्स नहीं कर सकते, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। तो न्याय करने के लिए न्याय से आगे जाना, है ना, न्याय करने के लिए न्याय से आगे जाना, ये काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। जैसे कि एक मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा, एक मामला था शायद प्रेम नारायण करके, भोपाल गैस ट्रेजेडी पर। अब वहाँ पे मुआवजा देना और सारी चीज़ें करना और बाकी संस्थाओं का काम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मुआवजा क्षतिपूर्ति जो है वह दी जाए, भोपाल गैस कांड वाला मामला, ठीक है। चलो अब देखो, तो यहाँ पे विधि क्या बनी थी कि जो जैसे कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम है 1971, है ना। ये अधिनियम क्यों बनाया गया था कि जो हमारा राष्ट्रीय सम्मान है उसको बेसिकली हम संरक्षित कर सके, उसका हम अनादर, जैसे कि झंडा नीचे पड़ा या फिर आप भारतीय मुद्रा फाड़ दें, आपको 3 महीने की जेल हो जाएगी। सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसा प्रयोग करता है या कुछ ऐसा करता है, पुलिस आती है उसको लेके जाती है। देश के संविधान के बारे में आप बोलेंगे
प्रॉब्लम होगी, न्यायपालिका की अवमानना करेंगे प्रॉब्लम होगी, या फिर कई तरीके आप देखेंगे कई तरीके के और प्रतिबंध इस विधि के तहत लगाएगा। जैसे कि पहले ये था कि जो राष्ट्रगान है वो केवल बाहर में ही होगा, जैसे कि मान लो मैं कमरे में हूँ तो यहाँ पे राष्ट्रगान नहीं गा सकते, यहाँ पे राष्ट्रगान चल नहीं सकता, इस तरह की बातें थी, है ना। तो ये क्या करता है, ये अधिनियम कहता है कि चाहे फिल्म हो, चाहे नाटक नौटंकी हो, ठीक है, या किसी भी तरह का कोई शो हो, इसमें राष्ट्रगान को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि श्याम नारायण चौकसे में 2016 में क्या कर रहा है कि ये इसके इस विधि के भी आगे जाकर कह रहा है कि नहीं ये तो जरूरी है, लोगों में सम्मान की भावना बनी रहे राष्ट्रगान के लिए, इसलिए बहुत जरूरी है। तो क्या किया कि विधि के लिए विधि के आगे चले गए। सो दैट इज कॉल्ड न्यायिक अतिरेक, दैट इज कॉल्ड ओवर रीच, है ना। अब देखो शराब प्रतिबंध जो मैंने आपको बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सड़क सुरक्षा के बारे में एक जनहित याचिका पे फैसला देते हुए कहा खुदरा दुकानों के साथ साथ जो होटल, रेस्टोरेंट और बार में अगर शराब की बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया जो कि 500 मीटर के भीतर है ना, सड़क सुरक्षा को लेकर। सो किसी भी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग पर यह दिया गया कि संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के पृथक्करण की भावना। अच्छा देखो, अब जैसे कि इसमें यह माना जाना था ये निर्णय तो कोई प्रशासन देता ना, प्रशासनिक जो शक्ति है, प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, प्रशासनिक का काम था, पर ये काम कर तो न्यायपालिका ने दिया। अच्छा काम किया हो, बुरा काम किया हो, न्यायपालिका ने कर दिया, न्यायपालिका ने कर दिया, काम इसका था। इसका मतलब क्या है कि जो शक्ति पृथक्करण की भावना थी उसके आगे चले गए, ये इसमें नेगेटिव हो गया। ठीक है, एक और मामला देखो, दिल्ली में पटाखे बैन हैं, आप देखेंगे ऑलरेडी पराली और इन सब के कारण इतना पोल्यूशन बढ़ जाता है। आप देखेंगे समटाइम्स जो धुंध नजर आती है, शुरुआत के जो बच्चे होते हैं जो कि अभी अभी जस्ट आए हैं, कॉलेज पास आउट हैं, या फिर स्कूल से ही सीधे यहाँ पे डीयू वगैरह में एडमिशन ले लिया, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से कर रहे हैं अपना। हो सकता है आप सभी में से भी ऐसे कई बच्चे हो जो कि दिल्ली में रह रहे हो, बट ऐसे डिस्टेंस टाइप से आपने ग्रेजुएशन कर ली, यहाँ पे प्रॉपर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप करने लगे कि चलो 3 साल में हमारी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो शुरुआत में जब मैं भी आई थी तो मुझे नहीं समझ में आता था कि ये कोहरा छाया है या फिर ये धुंध है। फिर कुछ लोगों ने बताया जो यहाँ लंबे समय से रह रहे थे कि इसे कोहरा मत समझना, ये पोल्यूशन है। ये क्या पोल्यूशन है। अब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ये 17 की बात है ना, तो 17 में क्या हुआ, अरुण गोपाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान आतिशबाजी छोड़ने का जो समय है वह समय तय कर दिया कि केवल आप इस टाइम पे ही चलाओगे, 10 बजे के बाद नहीं चलेंगे। पहले तो पूरी रात, है ना, आदमी डर के उठ जाए, अब ऐसा नहीं है, तो एक टाइम बता दिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की और गाइडलाइंस भी है इस तरीके से, जिसमें कि अगर कहीं शादी विवाह पार्टी है, अगर बच्चों के क्लासेस वगैरह चल रहे हैं, या प्री बोर्ड के एग्ज़ाम है, या बोर्ड के एग्ज़ाम है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंपटीशन है, तो वहाँ पे लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध लगा देना। या शादी विवाह है, आप डीजे चलाओ 10 बजे तक, 10 बजे के बाद नहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ये काम कर रहा है, अगर न्यायपालिका ये काम कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ओवर रीच, है ना, दैट इज कॉल्ड ओवर रीच। सो अरुण गोपाल में क्या किया था कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है इसलिए, लेकिन इन प्रतिबंधों का कोई कानूनी आधार तो नहीं। तो जब लॉ नहीं है फिर भी सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, जब लॉ है तब भी उसके विधि के आगे जाकर निर्णय ले रहा है, तो ये सारी चीजें ओवर रीच तो हो गई, है ना। आ गया समझ में, सारी चीजों को मैंने मिक्स करके आपको समझा दिया। सो न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना, कि अभी भी कुछ और लिखवाने या बताने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो न्यायिक सक्रियता की हमने देख लिया कि न्यायिक शक्ति का उपयोग जब आप आगे जाकर कर रहे हैं, संविधान और विधि के आगे जाकर कर रहे हैं, वो सारी चीजें न्यायिक सक्रियता के दायरे में आएगी। तो नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण व समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए जब न्यायपालिका आगे जाकर भूमिका अपनी निभाती है, व समाज में न्याय को बढ़ावा देने हेतु, न्याय को
बढ़ावा देने हेतु न्यायपालिका अपनी भूमिका सक्रियता के साथ निभाए। साथ ही हो सकता है विधि ना हो, रूल ना हो, तो विधि से आगे जाकर ऐसा काम करती है। विधि से आगे जाकर, विधि से आगे जाकर काम करना मतलब न्यायिक सक्रियता की बात हो गई, है ना। विधि से आगे जाकर काम करना या फिर सरकार के बाकी दो अंगों को संवैधानिक पालन के लिए, संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना, या सरकार के अन्य अंगों को, अन्य अंगों मतलब समझ गए ना, विधायिका कार्यपालिका, अन्य अंगों को दायित्व पालन हेतु बाध्य करना, दायित्व पालन हेतु मजबूर कर देना कि भाई अब तो शर्म से करोगे, हम आपका काम करने लगे, है ना, पालन करना, बाध्य करना, ये हो गया। तो देखो, अच्छा इसके अलावा एक और बात समझो कि अगर हम ये कहें कि इसका औचित्य क्या है, इसका कारण क्या है, तो पहला कारण तो ये हो गया कि जब अन्य शाखाएं जो हैं, इसके पीछे औचित्य या रीज़न क्या है ना, एक इसमें पैराग्राफ, उसको हम यही कर लेते हैं। औचित्य कहें, हम रीज़न कहें कि रीज़न आखिर इसका क्या है। तो पहला तो इसमें है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, हम इसका औचित्य देखते हैं। तो इसका पहला औचित्य तो ये हो गया, फर्स्ट, कि अन्य सरकार के अंगों को, जो बात यहाँ लिखी है वही, अन्य सरकार के अंगों को कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करना, कर्तव्य पालन हेतु बाध्य कर देना, है ना। देखो, अगर सरकार के सभी अंग मान लो काम नहीं कर रहे, विधायिका कार्यपालिका काम नहीं करी, लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा, वो काम न्यायपालिका का है। तो चूंकि नागरिकों का, और नागरिक अपने फंडामेंटल राइट और इन सभी से को लागू कराने के लिए न्यायपालिका की तरफ ही देखते हैं, तो नागरिकों का लोकतंत्र व इससे भरोसा ना उठे, लोकतंत्र व न्याय से लोकतंत्र व संविधान लिख लो, है ना, लोकतंत्र व नागरिकों का लोकतंत्र व संविधान पर भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे, इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए औचित्य है, इसके लिए ये रीजनेबल है। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरफ, क्योंकि नागरिक अपने अधिकारों हेतु न्यायपालिका की तरफ ही देखते हैं, अधिकारों को लागू करने हेतु, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है। दूसरा हम देखेंगे कि चूंकि समाज सुधार के लिए एक न्यायिक उत्साह के रूप में इसको देखा जाता है, चूंकि समाज बदल रहा है या समाज में अगर प्रॉब्लम्स है लेकिन समाज में सुधार के लिए कोई विधि नहीं है, तो समाज सुधार हेतु इसको एक न्यायिक उत्साह की तरह देखा जाता है कि अब जो न्यायाधीश है उनको लग रहा है कि कोई मामला आएगा तभी नहीं सुलझाना है, खुद देखो, खुद कार्रवाई करो। तो न्यायिक उत्साह हेतु, समाज सुधार हेतु न्यायिक उत्साह का परिणाम है। न्यायिक उत्साह का परिणाम है या नहीं है कि कोई जज जा रहा था, उसने देखा कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति ऐसी है या फिर यहाँ पर इस वर्ग की स्थिति ऐसी है और उसके बारे में जाके वो आदेश दे रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है ना कि कहीं कहीं किसी किसी जगह पे ना कुछ कुछ विधियाँ नहीं होती हैं, लॉ नहीं होते हैं। अगर कहीं पर विधि का अभाव है तो विधि बनाने का काम भी ये कर देता है। मान लीजिए किसी जगह पर विधि का अभाव है, अपराध इतने ज़्यादा हो रहे हैं, न्यायपालिका ने आदेश दे दिया कि आप जल गए, सो औचित्य है इसका।
इसके अलावा संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां से न्यायपालिका सक्रियता की शक्तियों को ग्रहण कर लेती है, जहां से न्यायपालिका क्या कर रही है कि उसको इस सक्रिय भूमिका का एक जो अवसर है बेसिकली वह मिल जाता है। तो ये जो 5-7 कारण है बच्चों, ये सारे ऐसे रीज़न है कि न्यायिक सक्रियता का जो औचित्य है उसको सही ठहराते हैं। अब एक बात इसमें लिखी गई कि भाई उत्प्रेरक कौन होगा, मतलब कौन प्रेरणा देगा। तो अब सब तरह के समूहों की बात कर लो, जैसे कि नागरिक अधिकार समूह, अगर नागरिकों के अधिकार है तो नागरिक अधिकार समूह कुछ इस तरह, जैसे कि ह्यूमन राइट मान लो कोई ग्रुप बना हुआ है, कोई सिविल राइट ग्रुप बना हुआ है ना, या फिर कोई छात्रों का ग्रुप बना हुआ है, कोई किसानों का ग्रुप बना हुआ है, वो सारे सब क्या कर रहे हैं, PIL दायर कर रहे हैं। वो सब एक्टिव करने के लिए, वो सब न्यायपालिका को उसमें हस्तक्षेप करने के लिए, चाहे महिलाओं का हो, बाल अधिकार ग्रुप हो, या फिर ट्रांसजेंडर के लिए हो, या फिर कई तरीके से हम देखेंगे जो भी इस तरीके के ग्रुप्स बन रहे हैं, या फिर निर्धनता को लेकर है कोई ऐसा ग्रुप, वो सारी चीज़ें तो ये क्या करता है न्यायपालिका, राइट टू फूड को आर्टिकल 21 में शामिल कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मीडिया के भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं, है ना, कुछ अधिवक्ताओं के भी ऐसे ग्रुप हैं जो अलग अलग मुद्दों पर न्यायपालिका को इन मुद्दों में शामिल कर लेते हैं। आया समझ में? अब देखो हम इसकी ना कुछ आशंकाएं पढ़ते हैं कि आखिर न्यायिक सक्रियता की सीमाएं या आशंकाएं क्या हैं। न्यायिक सक्रियता की आशंकाएं। न्यायिक सक्रियता की आशंकाएं। सबसे पहली बात वही जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिकली शक्ति पृथक्करण, चूंकि संविधान में दिया हुआ है शक्ति पृथक्करण, तो ये शक्ति पृथक्करण के प्रतिकूल है, शक्ति पृथक्करण के प्रतिकूल है। तो एक बैलेंस तो बिगड़ ही रहा है ना, तीनों जो सरकार के अंग है उनका बैलेंस बेसिकली बिगड़ रहा है। तो एक बेसिकली हम ये कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं क्या है, ये एक विचारधारात्मक भय भी कहा जाता है इसको कहा जाता है कि ये एक विचारधारात्मक एक भय भी है। और ये भय इस चीज़ का है, ये भय इस चीज़ का है कि जो न्यायपालिका है वह बाकी दो अंगों की शक्तियां हड़प लेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ जुडिशरी है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेटिव है, इन दोनों की जो पावर्स थे, जो शक्ति थी, उनकी शक्ति को किसने हड़प लिया, जुडिशरी ने हड़प लिया। तो एक बेसिकली ये विचारात्मक भय है। ठीक है, दूसरा कहा जाता है मीमांसात्मक भय। इसका मतलब ये है कि भाई मनमोहन सिंह के पास वैज्ञानिक मामलों को लेके, या वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनके पास जो विशेषज्ञता है वो न्यायाधीशों के पास नहीं है। उनके पास विधियों की विशेषज्ञता है कि किस विधि में क्या लिखा है, कहाँ संविधान की व्याख्या कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें। लेकिन उन सभी विधियों को बनाने के लिए विशेषज्ञता उनके पास नहीं है, उनके पास। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मान लो वो परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो क्या परमाणु ऊर्जा के बारे में अगर न्यायाधीश जो है वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, मान लीजिए उन्हें नहीं पता, उनको विशेष ज्ञान उसका नहीं है, तो वो उसके बारे में क्यों कहें, है ना बात की नहीं है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि अगर वो उनका ज्ञान नहीं रखते, वो जानकारी नहीं रखते, तो एक मीमांसात्मक जो भय है वह भी हो जाता है कि अब जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो आपने मान लीजिए कोई विधि बना दी, तो ये विधि गलत होगी, इस बात की पूरी संभावनाएं हो सकती हैं, है ना। फिर हम देखते हैं एक और भय होता है जो कि होता है प्रबंधन संबंधी भय, है ना। और ये प्रबंधन किस बात का, अरे न्यायपालिका में ऑलरेडी आप देखेंगे 3-4 करोड़ तो हमेशा केस पेंडिंग रहते हैं, इनका प्रबंधन ये कैसे करोगे, एक्टिविज्म कैसे करोगे भाई। प्रबंधन संबंधी भय, है ना। पहले अपना होमवर्क कर लो, तब जाके किसी और का होमवर्क आप कर पाओगे, है ना। दूसरे की कुर्सी की पेटी बांधने की जगह पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, सुना है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अगर बहुत सारे ऐसे कार्यभार है जो कि न्यायपालिका नहीं निपटा पा रही, पहले उसको कर ले, उसके बाद एक्टिविज्म दिखा लेंगे। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे एक वैधता वाली बात आ जाती है, ठीक है। एक वैधता संबंधी भय, लेजिटिमेसी इसकी कितनी है। वैधता संबंधी भय,
अगर मान लो न्यायपालिका ने काम कर दिया तो विधायिका कार्यपालिका से तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा कि अब तो सब कुछ न्यायपालिका कर रही है ना, सब कुछ क्या कर रही है, न्यायपालिका कर रही है। हो सकता है कार्यपालिका भी कभी, और कब कार्यपालिका जो है वो उस चीज को लागू नहीं होने दे रही, कार्यपालिका उस चीज को मान नहीं रही, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी लेजिटिमेसी नहीं है, अगर इसको वैधता नहीं मिली है इस चीज की, कानूनों की, या फिर तो फिर कैसे उस चीज को लागू करा जा सकता है, एक ये प्रॉब्लम है। फिर कहा जाता है कि भाई लोकतंत्र संबंधी भय भी होता है, ठीक है। एक है कि भाई लोकतंत्र संबंधी भय है, लोकतंत्र में संस्थाओं का सामान्य संतुलन है, पर जब एक संस्था के पास ज़्यादा शक्तियां हो जाती है तो इस बात का भय रहता है कि उसके पास वो बेसिकली डिक्टेटरशिप ना बन जाए, तो लोकतंत्र संबंधी एक भय बना रहता है। तो इस तरीके से कई ये हम कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता की ये आशंकाएं कही जाती हैं। एक बात और जो कि आपके केस में नहीं है बट हम उसको पढ़ेंगे, और ये है आर्टिकल 21 और न्यायिक सक्रियता। आर्टिकल 21 और न्यायिक सक्रियता। आर्टिकल 21 ये कहता है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा नहीं हटाया जा सकता। याद है अमेरिका में क्या है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा नहीं हटाया जा सकता, ये संविधान कहता है। ये वर्ड्स है बच्चों, संविधान में पढ़ा था ना हमने, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन अब देखो, अब आर्टिकल 21 में कई बार जीवन के अधिकार की व्याख्या करने के लिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में विधि न्याय संगत है या नहीं इसको भी देखा जाता है, जांचा जाता है। जो कि अगर जैसे कि हम देखेंगे कि हमने न्यायिक समीक्षा की जब बात की थी, हमने उसमें देखा था कि बेसिकली अमेरिका में जो पावर या जो शक्तियां हैं, सक्रियता या समीक्षा को लेके बेसिकली भारत से एक कदम आगे है। यही बात हमने जानी थी, है ना, यही बात हमने पढ़ी थी कि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। याद करो कल लास्ट वाली क्लास, अगर हम अमेरिका की बात करेंगे नाम बड़े बड़े लिख देते हो, आपको याद रहेगा, है ना। अगर हम बात करें एक तरफ अमेरिका की, इंडिया की, तो हमने किन शब्दों को अपनाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अमेरिका में बात की गई है विधि की सम्यक प्रक्रिया। सम्यक प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया भी सही हो, विधि को भी जांचा जाए कि वो सही है या नहीं। विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस, है ना। और इंडिया में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की जाती है। हम ये नहीं देखते विधि सही है नहीं, बस प्रक्रिया है तो चला दो, कर दो, यही चीज़ें हैं। मतलब कहा जाता है ना, अरे सिस्टम में यही है ऐसे ही रन कर दो, भले वो सिस्टम जो है वो बेढंगे तरीके से चल रहा हो, बस सिस्टम में ये है सो कर दो। सो यहाँ पर क्या है कि भारत की जब हम बात करेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की जाती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। सो अमेरिका की जो प्रक्रिया है बच्चों, ये हमसे एक कदम आगे है, क्योंकि ये भी देखती है कि जो प्रक्रिया है इट इज जस्ट और नॉट, जस्ट और नॉट, या फेयर अनफेयर की यह बात करता है, इज इट फेयर और नॉट, है ना। तो यहाँ पर ये देखता है कि ये जो प्रक्रिया है क्या वह सही है या नहीं। तो जब हम सक्रियता की बात करेंगे ना, तो सक्रियता में देखो आर्टिकल 21 में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 तो ये कहता है, पर अब कुछ मामले थे, जैसे कि A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामला था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने तर्क को खारिज किया कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए
ना केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, बल्कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष, तार्किक और न्याय संगत भी होनी चाहिए। तो प्रक्रिया के सही करने की बात कर रहा है, ड्यू प्रोसेस की बात कर रहा है, ना कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, बल्कि ये ड्यू प्रोसेस की बात कर रहा है कि वो प्रोसेस सही होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अब अमेरिका का जो एक कदम आगे का स्टैंडर्ड है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका का एक कदम आगे का जो स्टैंडर्ड है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सो देखो इसमें क्या हुआ कि अब देखो, सो जुडिशियल एक्टिविज्म की बेसिकली हम बात करें आर्टिकल 21 से जोड़कर बच्चों, तो इसमें क्या कहा जाता है कि हमने अब अमेरिका का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, हमने उसको फॉलो किया, ना कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और इसका सीधा सा मैसेज इस बात पर था कि अब हम न्याय के लिए एक स्टेप आगे जाने के लिए तैयार है। और इसका मतलब कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो प्रक्रिया की बात की गई है, अब वो प्रक्रिया सही है या नहीं, वो प्रक्रिया जस्ट है या नहीं है, न्याय संगत है या नहीं है, इस बात की भी परीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो ये मामला कब था? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया था। अन्य दृष्टिकोण को अपनाने पर आर्टिकल 21 में सम्यक प्रक्रिया को शामिल करना होगा, जिसे संविधान के निर्माण के समय इसमें शामिल नहीं किया गया था, बट अब शामिल करना होगा। देखो नेक्स्ट आया मेनका गांधी मामला। इस मामले में न्यायिक व्याख्या के दौरान आर्टिकल 21 में सम्यक प्रक्रिया की आवश्यकता को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मामले हैं। आगे समझ में एक क्वेश्चन और देखो, हालांकि ये क्वेश्चन हमने तब देख लिया है जब हमने बात की थी बुनियादी संरचना की। एक बार और देख लो। बुनियादी संरचना सिद्धांत का आविष्कार करने से लेकर न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई है कि भारत एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में विकसित हो। कथन के आलोक में लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब आप बताइए कितने आर्टिकल्स, कितनी चीजें जो है वह इसमें शामिल हैं। ठीक है, कितने कौन कौन से जो केसेस हैं वह इसमें शामिल हैं, ये सारी बातें हैं बच्चों। क्लियर है इतना? तो आज के सेशन में हमने क्या क्या बात की, जल्दी से देख लो। हमने जाना कि भाई एक्टिविज्म, ओवररीच और रेस्ट्रेंट, इन तीनों वर्ड्स को पढ़ा। जुडिशियल एक्टिविज्म, जीजा घोष बनाम भारत संघ मामले की बात की। श्याम नारायण चौक से आज हमने मामलों की बात ज़्यादा की, बिकॉज ऑफ ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जुडिशियल रेस्ट्रेंट, न्यायिक संयम की बात की, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, है ना। न्यायिक संयम के क्वेश्चंस, न्यायिक संयम के केसेस देखे, सक्रियता का अर्थ और उसका महत्व क्या है, और साथ ही इसकी आशंका क्या है। जब भी अगर मेंस का क्वेश्चन आएगा तो कभी भी सिंगल केवल डेफिनेशन को लेकर नहीं आएगा, बल्कि इसका जो महत्व है या फिर इसकी जो आशंकाएं हैं वह पूछी जाएगी। देखो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है 2014 में कि न्यायिक सक्रियता के द्वारा निभाई गई भूमिका का आपको एग्जामिन करना है, आपको इसको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, आर्टिकल 21 से कनेक्ट करके देखा हमने इसको, हमने न्यायिक अतिरेक या ओवररीच के उदाहरणों की बात की, अमेरिका और भारत के बीच का जो अंतर है उसको समझा कि न्यायिक सक्रियता ने किस तरीके से हमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से लेकर हमें ड्यू प्रोसेस पर जो है बेसिकली रोक दिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।